हेलो दोस्तों, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवशंकर शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। तो फ्रेंड्स, सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैकेनिक्स जो है आपका वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आपके जो एग्ज़ाम हैं वो इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड हो रहे हैं, तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको पढ़ने के लिए। तो रणभूमि बैच जो जेई क्लासेस की ओर से आपके लिए चलाया जा रहा है, इसमें आपको सारी वीडियोस, एमसीक्यू पीडीएफ और टेस्ट सीरीज जो है सभी चीज़ें आपको एक ही जगह यानी कि जेई क्लासेस मेरठ ऐप पर प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आपके किसी भी फ्रेंड्स ने अभी तक जेई क्लासेस मेरठ ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसे सुझाव दे सकते हैं कि वो जेई क्लासेस मेरठ ऐप डाउनलोड कर ले। वहाँ पे आपको आपके पूरे सिलेबस का पूरा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। आपको बस छोटा सा अमाउंट पे करना है, तो उस छोटे से अमाउंट में ही आपको सारी क्लासेस जो है मिलने वाली हैं और वो क्लासेस की वीडियोस के साथ साथ उन सभी की पीडीएफ और टेस्ट सीरीज भी आपको इसी पर मिलने वाली है कि आप जब भी एग्ज़ाम देंगे तो उससे पहले आप अपने आप को चेक कर पाएँ टेस्ट दे करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर आपके थर्ड से रिलेटेड, जहाँ पे आपका मोमेंट और आपका कपल, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स, वो क्वेश्चंस हम इसमें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, किसी क्षेत्रफल के जड़त्वाघूर्ण की इकाई जो है वो क्या होती है। तो सबसे पहले बेटा, इस इकाई को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको आघूर्ण के बारे में बताऊंगा और फिर उसके बाद मैं जड़त्वाघूर्ण के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका जड़त्वाघूर्ण से रिलेटेड यहाँ पे आ गया है, लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ आघूर्ण के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ। तो आघूर्ण जो होता है बेटा, वो क्या होता है कि बल द्वारा किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति जो है वो बल आघूर्ण कहलाती है। ठीक है, क्या होती है कि बल द्वारा किसी पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति आघूर्ण कहलाती है। ठीक है, आघूर्ण कहलाती है। तो ये तो आपकी सिंपल आघूर्ण की बात हुई। ठीक है, और इस आघूर्ण की जो इकाई होती है, इस आघूर्ण को हम डिनोट करते हैं एम से, हम दिखाते हैं। ठीक है, एम से हम से दिखाएंगे और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या हो जाता है, बल इनटू लंबवत दूरी। और ये लंबवत दूरी जो है हमारी वो क्या है, वो किसी एक्सिस से, जिस पॉइंट के परतः हम आघूर्ण ले रहे हैं वहाँ तक की लंबवत दूरी होती है, यानी कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपका इसकी यूनिट हो जाती है आपकी न्यूटन मीटर। ठीक है, तो कितनी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि मोमेंट की जो यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और आपका मूवमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, बल द्वारा किसी पिंड को घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है वो हमारी क्या कहलाती है, आघूर्ण कहलाती है। ठीक है, तो ये बातें आघूर्ण के बारे में भी छोटी सी बातें आप याद रखेंगे। इसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम डिटेल में बातें करते रहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण के बारे में पूछा है, तो आघूर्ण का भी आघूर्ण अगर हो तो वो जड़त्व आघूर्ण हो जाता है। आघूर्ण का आघूर्ण इज इक्वल टू जड़त्व आघूर्ण होता है। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो जड़त्व आघूर्ण की जो डेफिनेशन है उसके बारे में और बात कर लेता हूं मैं आपसे, तो फिर उसके बाद में सारे क्वेश्चंस जो है बड़े इजी तरीके से हम एक एक करके लगाते चले जाएंगे। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे बलाघूर्ण के बारे में। अब जड़त्वाघूर्ण के बारे में बात करते हैं। तो जड़त्वाघूर्ण जो होता है वो आपका क्या होता है, किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती हुई किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी वृत्तीय गति का विरोध करता है, जड़त्वाघूर्ण कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी वस्तु है आपकी किसी निश्चित अक्ष की परत घूम रही है, तो एक बल है उस पर जो काम कर रहा होगा, जो उसको उसके चारों परत घूमने से रोक रही होगी, वो आपका क्या कहलाएगा, जड़त्वाघूर्ण कहलाएगा। यहाँ पे मैं उस चीज़ को नोट डाउन भी कर देता हूँ कि किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती हुई वस्तु का वह गुण जो उसकी वृत्तीय गति का विरोध करता है। ये बेटा आपने फिजिक्स में भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी।
ठीक है, विरोध करता है, वो आपका क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। ये फिजिक्स में भी आप पढ़ के आए होंगे। और जो आपका जड़त्व आघूर्ण है, अब वो दो तरीके से होता है, एक क्षेत्रफल का और एक आपका द्रव्यमान का। द्रव्यमान का आघूर्ण की आप बात करेंगे तो द्रव्यमान का आघूर्ण जो होता है वो आपका होता है आई एम इज इक्वल टू ए के स्क्वायर, ठीक है, एम के स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर, यहाँ पे मास आ जाएगा, और आई ए की बात करेंगे तो ये ए के स्क्वायर हो जाएगा, और के यहाँ पे क्या है, ये आपकी परिभ्रमण त्रिज्या है। के जो है इसको आप रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन, परिभ्रमण त्रिज्या आप इसे बोलते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, कि ये किस तरीके से आती है। तो जिस पॉइंट से लेकर के एक्सिस से लेकर के और जिस पॉइंट के परत आप आघूर्ण निकाल रहे होते हैं तो वहां तक की ये दूरी होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये जो है लेमिना जो भी हो आपका, वो आपका या तो मास के परत ले रहे हैं तो एम के स्क्वायर हो जाएगा, अगर एरिया के परत ले रहे हैं तो ए के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती हुई वस्तु का वह गुण जो उसकी वृत्तीय गति का विरोध करता है वो क्या कहलाता है, आपका जड़त्वाघूर्ण कहलाता है। तो जड़त्वाघूर्ण की इकाई जो है आपसे पूछी गई है क्षेत्रफल के केस में, तो क्षेत्रफल के केस में ए के स्क्वायर है आपके पास में, तो एरिया की यहाँ पे किसी क्षेत्रफल के जड़त्वाघूर्ण की इकाई आपसे पूछी जा रही है, जी बिल्कुल सही है। तो आपका जो इकाई है वो क्या हो जाएगी, एम के स्क्वायर अगर आप कहें या ए के स्क्वायर कहेंगे, तो ए के स्क्वायर के केस में आपका मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, तो मीटर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्षेत्रफल के केस में आपकी जो इकाई है वो कोई दी नहीं गई है, तो आप इसको मीटर 4 कर लीजिए इसको ऑप्शन को, तो ये मीटर 4 जो है इसका आंसर राइट आंसर होगा कि क्षेत्रफल के केस में जो होगा वो ए के स्क्वायर यानी कि मीटर की पावर 4 होगी। अगर द्रव्यमान के केस में आपसे कहता, द्रव्यमान के केस में अगर इसकी इकाई आपसे पूछी जाती तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर आपकी इकाई हो जाती। समझ रहे बेटा कि द्रव्यमान के केस में आपकी द्रव्यमान की किलोग्राम और के इसकी परिभ्रमण त्रिज्या जो है वो मीटर में मेजर की जाती तो मीटर स्क्वायर हो जाती, किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाती। अगर आपसे क्षेत्रफल के केस में पूछा जा रहा है तो इसकी इकाई जो होगी वो मीटर 4 होगी, ठीक है। तो क्या आंसर रखेंगे याद, मीटर 4 क्षेत्रफल के केस में और द्रव्यमान के केस में किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आघूर्ण की इकाई के बारे में, ठीक है। आघूर्ण की इकाई जो है वो क्या होगी एसआई पद्धति में। तो अभी हम आघूर्ण के बारे में बात कर रहे थे और आघूर्ण के बारे में अभी आपने एक बात देखी थी कि आघूर्ण जो होता है मोमेंट बराबर जो होता है आपका वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, एफ इंटू डी होता है। तो फोर्स जो है उसकी इकाई आपकी न्यूटन होती है, डिस्टेंस की इकाई मीटर होती है, तो इसकी इकाई आपकी क्या निकल के आ जाती है, वो न्यूटन मीटर निकल के आती है। इसकी जो इकाई है वो आपकी क्या निकल के आएगी, न्यूटन मीटर आएगी। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा न्यूटन मीटर इज राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुख्य अक्ष के नत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण का बिंदु पथ क्या होगा, द लोकस ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंक्लाइंड एक्सिस टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज। देखिए अब आपके पास में दो तरीके की थ्योरम आपकी होती हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करूं मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दो थ्योरम के बारे में आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और आप यहाँ पे भी पढ़ लीजिए। दो थ्योरम है आपके पास में, एक समांतर अक्ष प्रमेय है, समांतर अक्ष प्रमेय, ठीक है, और एक आपके पास में प्रमेय होती है लंबवत अक्ष प्रमेय, ठीक है, एक होती है लंबवत अक्ष प्रमेय, ठीक है। तो लंबवत अक्ष प्रमेय जो होती है आपकी, इस प्रमेय में जो आपकी नत अक्ष बनती है वो क्या बनती है, इलिप्स बनती है। नत अक्ष के बरतर जो भी आपका, जैसे कि एक लंबवत अक्ष प्रमेय को आप कैसे डिफाइन करते हैं, ये अगर आपके पास में आई जेड जेड है, ये आई एक्स एक्स है और ये आई वाई वाई है, ठीक है। तो ये पूरा जो सर्किल बनता है ये किस तरीके से बनता है, एक इलिप्स के परितः बनता है। ये पूरा जो डायग्राम आपका होता है, तो यहाँ पे आई जेड जेड जो है वो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी लंबवत अक्ष प्रमेय होती है। तो यहाँ पे जो आपका बिंदु पथ होता है इसका, वो बिंदु पथ आपका इलिप्स का होता है, ये आप याद रखेंगे। और समांतर अक्ष प्रमेय जो होती है आपकी वो क्या होती है कि अगर आप आई ए निकालना चाह रहे हैं तो ये आई जी प्लस ए एच स्क्वायर के बराबर होती है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा और इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट जो है वो चीज़ें वो देख लेंगे कि ये किस तरीके से आई जी प्लस ए एच स्क्वायर आता है। बाकी आप अभी यही समझ लीजिए कि यहाँ पे मैं आपको, अगर इसको ये आप समझ गए होंगे कि ये एलिप्स बनता है लंबवत अक्ष प्रमेय में। और समांतर अक्ष प्रमेय के बारे में अगर मैं बात करूँ जड़त्व आघूर्ण की में,
तो जड़त्व आघूर्ण की समांतर अक्ष प्रमेय में क्या होता है कि अगर कोई भी लेमिना है आपका, कोई भी आपके पास में अगर आकृति है और उस आकृति का अगर आपको किसी अन्य बिंदु के परितः, किसी अन्य बिंदु के परितः, अगर इसके परितः आपको इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना है, तो सबसे पहले आपको इसका अपने जी के परितः आई वो निकालना पड़ेगा, यानी कि आई जी निकालना पड़ेगा, प्लस फिर उसके बाद में इसका एरिया और यहाँ से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एच, उसको मान लीजिए, तो एरिया ऑफ दिस लेमिना ए इंटू एच स्क्वायर, ये आप निकालेंगे, तब इसका इसके परितः आघूर्ण निकलेगा। ठीक है, तो ये इसके परितः जड़त्व आघूर्ण कैसे निकलेगा, आई जी प्लस एच स्क्वायर। ये समांतर अक्ष प्रमेय है। लंबवत अक्ष प्रमेय के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि लंबवत अक्ष प्रमेय में आपकी तीन अगर एक्सिस निकल रही हैं, आई एक्स एक्सिस, आई वाई वाई और आई जेड जेड, तो आई जेड जेड की जो वैल्यू है वो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई के बराबर होती है और उसका जो बिंदु पथ बनता है वो इलिप्स बनता है, दीर्घवृत्त बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, एक बलयुग्म क्या उत्पन्न करता है, एक कपल प्रोड्यूस। तो सबसे पहले हम देखेंगे बलयुग्म होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बलयुग्म होता क्या है ये चीज देखने वाले हैं। तो बलयुग्म जो है बेटा वो क्या होता है कि विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले, ध्यान से सुनना, कि विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले दो समान परिमाण एवं समांतर बलों के ऐसे जोड़े को बलयुग्म कहते हैं जिनकी क्रिया रेखाएं एक नहीं होती हैं, यानी कि इनकी क्रिया रेखाएं जो हैं वो अलग हैं, परिमाण में दोनों समान हैं, दोनों समांतर हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, बलयुग्म हो जाएंगे, कपल हो जाएंगे कि पी फोर्स जो लग रहा है वो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, पी फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बलयुग्म हो जाएगा। और ये जो है किसी भी वस्तु को घुमाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसमें रोटेशन मोशन करने की कोशिश करते हैं, घूर्णन गति करने की कोशिश करते हैं, एक बलयुग्म उत्पन्न करता है, रूपांतरित गति करता है या घूर्णन गति करता है या संयुक्त रूपांतरित और घूर्णन गति करता है या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा घूर्णन गति करता है। इसके उदाहरण क्या हैं आपके, ताले में डाल करके चाबी खोलना, ठीक है, चाबी खोलना, या फिर आप किसी भी बोतल का ढक्कन खोलना, ठीक है, ढक्कन खोलना इसका उदाहरण होता है। तो इस तरीके के उदाहरण जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, ताला खोलना, ठीक है, चाबी खोलना नहीं, ताला खोलना चाबी से। तो ये आपके बलयुग्म के उदाहरण होते हैं जहां पे आपका विपरीत दिशाओं के कार्य करने वाले समान परिमाण एवं समांतर बलों के ऐसे जोड़े को बलयुग्म कहेंगे जिसकी क्रिया रेखाएं एक नहीं होती, क्रिया रेखाएं उनकी अलग अलग होनी चाहिए और इनकी टेंडेंसी जो होती है वो क्या होती है, रोटेशनल मोशन कराने की इनकी टेंडेंसी होती है। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी लंबवृत्तीय या ठोस शंकु का गुरुत्व केंद्र ऊर्ध्वाधर अक्ष पर शंकु के आधार से किस दूरी पर कार्य करता है, जहां शंकु की ऊंचाई जो है वो h है, यानी कि एक लंबवृत्तीय शंकु है आपका और आपका इसका लंबवृत्तीय शंकु का जो गुरुत्व केंद्र है g है वो कहाँ पे कार्य कर रहा होगा। तो सबसे पहले गुरुत्व केंद्र हम समझ लेते हैं। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहां पर किसी भी वस्तु का कुल भार अथवा अगर क्षेत्रफल है तो कुल क्षेत्रफल कार्य करता हुआ माना जा सकता है। तो गुरुत्व केंद्र किसी शंकु के क्षेत्र में कहाँ पे उसका एरिया, टोटल एरिया काम करता हुआ माना जाता है, उसके आधार से h/4 की डिस्टेंस पे कार्य करता हुआ माना जाता है अगर उसकी टोटल हाइट जो है अगर h है तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, h/4 डिस्टेंस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास में किसी भी रेक्टेंगल के गुरुत्व केंद्र के बारे में अगर पूछा जाता है तो गुरुत्व केंद्र रेक्टेंगल का कहाँ पे काम करेगा, d/2 पे काम करेगा, ठीक है, अगर वो उसकी टोटल डेप्थ जो है अगर d है तो, ठीक है। ऐसे ही ट्रेंगल के केस में अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेंगल का काम करेगा बेस से, तो बेस से ट्रेंगल का h/3 पे काम करता है, ठीक है, बेस से h/3 पे काम करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको आसानी रहे कि गुरुत्व केंद्र जो है वह ऐसा बिंदु जहां पे किसी भी आकृति का समस्त क्षेत्रफल कार्यरत माना जाए, कार्य करता हुआ माना जाए, वह आपका क्या होता है, गुरुत्व केंद्र होता है। और शंकु के केस में यह आधार से कहाँ पे होता है, h/4 पे होता है। अब आयत में ये जो होता है ये कहाँ पे होता है, आयत में ये d/2 पे होता है, आयत में ये d/2 पे होता है। अभी हम ग्रेविटेशनल पॉइंट g की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वृत्त में जो होता है ये कहाँ पे होता है, वृत्त में ये डाया/2 पे होता है, ये इसकी डेप्थ है, ये भी इसकी डेप्थ है। अगर त्रिभुज के बारे में बात करें तो त्रिभुज की हाइट अगर h है तो ये आधार से h/3 पे काम कर रहा होता है और शंकु की बात करें तो ये आधार से h/4 पे कार्य कर रहा होता है, ये आधार से है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे गुरुत्व केंद्र के बारे में, गुरुत्व केंद्र की डेफिनेशन और ये कहाँ पे कार्य कर रहा होता है इसके बारे में, और इसे डिनोट जो करते हैं वो जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपकी स्क्रीन पे। बेटा आपका जो जेई क्लासेस है वो यहाँ पे सेमेस्टर क्लासेस के साथ साथ आपकी कंपटीशन की भी तैयारी कराता है, चाहे वो एसएससी जेई हो, यूपीपीसीएल जेई हो या यूपी ट्रिपल एस सी जेई हो। सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो है वो आप हिंदी एवं इंग्लिश दोनों माध्यम में आप जेई क्लासेस से कर सकते हैं। पिछले 4 वर्षों में बहुत सारे सिलेक्शन जो है वो जेई क्लासेस की ओर से दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when two equal unlike parallel forces cause rotary motion when this force system is called। अभी अभी ये क्वेश्चन मैंने किया था कि अगर आपका कोई भी दो फोर्स हैं, टू इक्वल फोर्स, और इनकी दिशाएं अगर अलग अलग हों और यह घूर्णन गति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हो, रोटरी मोशन लाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएंगे। रोटरी मोशन लाना चाहते हैं, दो बराबर फोर्स हैं, पी है, ये भी पी है, और पैरेलल लगे हुए हैं, समांतर लगे हुए हैं, और इनकी क्रिया रेखा एक नहीं है, तो ये क्या होंगे, बलयुग्म होंगे। अभी बलयुग्म की परिभाषा हमने पढ़ी थी, तो ये क्या हो जाएंगे, बलयुग्म हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ml² t-2 की विमा क्या हो सकती है, किसकी विमा हो सकती है ये। तो देखिए मोमेंटम है ये, सब पहला तो संवेग है, तो ये p बराबर mv होता है, ठीक है। संवेग को आप आवेग अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स हमने बल आघूर्ण अभी पढ़ा है, तो इसको हम देखेंगे कि बल आघूर्ण जो होता है आपके पास में, इसकी ये विमा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब आपको पता है कि ये जो होता है आपके पास में फोर्स जो है ये क्या है आपके पास में, F बराबर ma होता है, इनटू ये आपके पास डिस्टेंस जो है वो मीटर लेंथ में होगी। अब यहाँ पे ये एक्सेलरेशन, ये आपके पास में मास है तो ये m में होगा, ये एक्सेलरेशन है तो ये किस में होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। मीटर को l से डिनोट करेंगे और सेकंड स्क्वायर को t⁻²से, t⁻2 से करेंगे नीचे, तो फिर उसके बाद में ये l है, तो उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, m t⁻², l⁻²। तो ये आपके पास में आता है, ये बल आघूर्ण की जो है वो विमा है। चलिए तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बल आघूर्ण की विमा होती है ml² t⁻², और इसका जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन मीटर होता है या किलो न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या क्या हो गया, बल आघूर्ण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है बेटा। पहले एक काम करिए, इसको बड़े अच्छे से पढ़िए कि आघूर्णों के सिद्धांत के अनुसार यदि एक पिंड पर कई समतलीय बल संतुलन में कार्यरत हों, ठीक है, तो संतुलन की स्थिति क्या होती है। सबसे पहले मैं संतुलन की स्थिति आपको बता देता हूँ। संतुलन की स्थिति जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन, वो कंडीशन है जिसमें कि वस्तु जो है वो अपनी अवस्था से परिवर्तित नहीं हो रही है, तो वो संतुलन की स्थिति कहलाती है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मूवमेंट्स, इफ अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम, देन क्या क्या ऑप्शन है आपके पास में, देयर एल्जेब्रिक सम इज 0, अगर उनका बीजगणितीय योग 0 होगा तब वो जो है संतुलन में होंगे आघूर्ण के केस में, या फिर उनकी क्रिया रेखाएं बराबर दूरी पर होंगी तब वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगे, या उनके समतल में किसी बिंदु के सापेक्ष उनके आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होगा तब वो संतुलन में होंगे, या किसी भी बिंदु के सापेक्ष उनके आघूर्णों का बीजगणितीय योग उसी बिंदु पर उनके परिणामी बल के आघूर्ण के बराबर होगा तब वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगे। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए बेटा आगे चैप्टर भी आएगा, और यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस हैं, साम्य अवस्था की जो कंडीशन है, उनके लिए आपका 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, सिग्मा h = 0, और सिग्मा v = 0, और सिग्मा m = 0। यानी कि जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे हों उनका बीजगणितीय योग 0 हो, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हों उनका बीजगणितीय योग 0 हो, और जितने भी मूवमेंट उसमें लग रहे हों उनका बीजगणितीय योग 0 हो। तो यहाँ पे आघूर्णों के सिद्धांत के अनुसार अगर पूछा गया है तो आघूर्णों के सिद्धांत पे तो ये तीसरी बात ही फिट बैठती है
कि उनके समतल में किसी भी बिंदु के सापेक्ष उनके आघूर्णों का बीजगणितीय योग जो है वो शून्य होना चाहिए। तो ये आघूर्णों के सिद्धांत के अनुसार आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज 0। चलिए ठीक है, आघूर्णों के सिद्धांत के अनुसार क्या होना चाहिए, सिग्मा m इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि दायां वर्त अथवा बायां वर्त द्वारा लगे गए जितने भी आघूर्ण हो वो आपके सभी उनका एल्जेब्रिक सम जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, दायां वर्त और बायां वर्त क्या होगा बेटा कि अगर आपका कोई भी मूवमेंट इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, घड़ी की चलने की उल्टी दिशा में अगर काम कर रहा है तो बेटा ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, और अगर घड़ी के घूमने की दिशा में अगर कोई कार्य करता है तो वो क्लॉकवाइज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कथन बलों के तल में किसी बिंदु के परतः लिए गए आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जिसे हम किस रूप में जानते हैं। अभी जो पिछला क्वेश्चन आया था उसी का सेम क्वेश्चन ये उल्टा होकर के आ गया है। इसमें क्या लिखा है, वो स्टेटमेंट लिख दी है और आपसे उस नियम का नाम पूछा है सिर्फ। ठीक है, जो अभी आपसे कह रहा था कि आघूर्ण के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, और वो यहाँ पे अब वो स्टेटमेंट लिख दिया कि किसी बिंदु के परतः लिए गए आघूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये किस स्टेटमेंट के तहत आता है, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस के नियम के अंतर्गत आता है, लामीज थ्योरम के अंतर्गत आता है, या न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्सेस के अंतर्गत आता है, या लॉ ऑफ मूवमेंट के अंतर्गत आता है। तो अभी पढ़ रहे थे आघूर्ण के नियम के अंतर्गत आता है। तो चलिए आघूर्ण का नियम जो है वो आपका राइट आंसर हो गया। न्यूटन के बल का नियम आप जानते हैं, न्यूटन के बल के नियम जो है वो 3 नियम होते हैं। एक तो जड़त्व का नियम होता है, ठीक है, इसके बारे में अभी बात करेंगे, जड़त्व के नियम के बारे में, कि किसी वस्तु के अवस्था में जो है चेंजेस नहीं होता है अगर उस पर कोई बाह्य कारक फोर्स नहीं लग रहा हो। लामीज थ्योरम के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डिटेल में आप जाइए तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे आप साइन ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, ये आप पिछले पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलयुग्म के बलों को उनकी भुजाओं के साथ गुणनफल करने को क्या कहा जाता है। तो अभी आप कपल पढ़ रहे थे, कपल मैंने आपको बताया था कि कपल होता क्या है, कि कपल जो है वो विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाले ऐसे समान परिमाण के बल होते हैं और समांतर बल होते हैं जिनकी क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर नहीं होती हैं। जिस तरीके से ये फोर्सेस आपको बताए थे कि ये कपल फोर्सेस हैं और इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, तो इस परतः के मूवमेंट, इसके परतः मूवमेंट लिया जाए तो p इंटू डी आएगा, और ये मूवमेंट आपका क्या कहलाएगा, परिणामी का बलयुग्म कहलाएगा, रिजल्टेंट कपल कहलाएगा। ठीक है, परिणामी, सॉरी इसको हम क्या बोलेंगे, बलयुग्म का आघूर्ण, सॉरी मूवमेंट ऑफ कपल हम इसे बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ द कपल बोला जाएगा, यानी कि उनकी बल तथा उनकी भुजाओं के साथ गुणनफल को क्या कहा जाएगा, बलयुग्म का आघूर्ण कहा जाएगा, मूवमेंट ऑफ कपल बोला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन थोड़ा सा फिर बड़ा है, लेकिन इसकी भाषा को आप अगर इजी तरीके से समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दो बलयुग्म एक दूसरे को संतुलित करेंगे जब एक ही तल पर हों, तथा क्या होनी चाहिए उनके बीच में कंडीशन कि टू कपल्स विल बैलेंस वन एंड अदर व्हेन दे आर इन द सेम प्लेन एंड, यानी कि दो बलयुग्म एक दूसरे को तभी संतुलन करेंगे जब वो एक तल पर हों, और ऑप्शन ए है आपके पास में समान आघूर्ण के हों और उनके गुणन की दिशा समान हो। नहीं, गुणन की दिशा तो समान नहीं होनी चाहिए, असमान गुण आघूर्ण और उनके गुणन की दिशा विपरीत हो। ठीक है, तो असमान आघूर्ण भी नहीं होना चाहिए क्योंकि गुणन की दिशा तो विपरीत चल जाएगी। जैसे कि अगर आपका ये फोर्स है और ये फोर्स है, अगर इसकी डायरेक्शन जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो घूर्णन की जो दिशा है वो विपरीत होनी चाहिए। लेकिन अब ये थर्ड ऑप्शन क्या है, समान आघूर्ण हो और उनके घूर्णन की दिशा विपरीत हो, हैव इक्वल मूवमेंट्स, मूवमेंट्स वो इक्वल रखेंगे लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो उनकी अपोजिट होगी। ये आपका जो आंसर है वो राइट आंसर होगा, यानी कि जो आपका बलयुग्म है वो एक दूसरे को तभी संतुलन करेंगे जब वो एक तल पे होंगे और उनके आघूर्ण जो है वो समान होंगे तथा उनके घूमने की जो दिशा है वो क्या होगी, वो विपरीत होगी, तभी वो एक दूसरे को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
बेटा मैकेनिक्स के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए आपको जो है अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो भी देखनी पड़ेगी। बाकी मैं यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट साथ के साथ बताते हुए चल रहा हूँ, इसीलिए सीधे आपको मैं सारी चीज़ें डेफिनेशंस भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि किसकी डेफिनेशन क्या है और आपका जो मूवमेंट है उसका कपल मूवमेंट क्या होता है, इन सब की चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ। फिर भी जो है आपको उसके कॉन्सेप्ट के बारे में कोई भी दिक्कत होती है तो आप बताएंगे मुझे, तो मैं वहाँ पे आपकी सारी चीज़ों को और क्लियर करता हुआ चलूँगा। बाकी अगर आप ये क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेंगे तो आपका इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये गारंटी है कि आप जितने भी क्वेश्चंस आप इनमें करेंगे जेई क्लासेस पे, आपके यूट्यूब पे, आपके ऐप पे, मोबाइल ऐप पे जितने भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, सारी पीडीएफ और टेस्ट सीरीज निकालने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपके सिलेबस में और जो आपके एग्जाम में ना आए। मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, लेकिन बशर्ते आपको मेरे साथ मेहनत करनी है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ने हैं बाद में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यहीं पे पढ़ लें, उसके बाद में पीडीएफ भी आपको पढ़नी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण को आप क्या कहेंगे? तो अभी अभी बात मैं कर रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जब आपने क्लासेस स्टार्ट की होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दूसरा नाम जो है क्या है, वो मोमेंट ऑफ एरिया भी है और सेकेंड मोमेंट एरिया भी है, ठीक है। मोमेंट ऑफ एरिया भी है और सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया भी है, तो इसका दोनों नाम है, ये भी नाम सही है, ये भी नाम सही है, तो आपका उपरोक्त दोनों जो है नाम सही हो जाएंगे। तो मैंने आघूर्णों का आघूर्ण भी बोला था उसे और क्षेत्रफल का आघूर्ण भी बोला था, और इसको एक द्रव्यमान आघूर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। तो एम के स्क्वायर भी ये होता है, ए के स्क्वायर भी ये होता है, ठीक है। तो मोमेंट आघूर्ण का भी आघूर्ण होता है और ये क्षेत्रफल आघूर्ण भी होता है। चलिए इसका दोनों नाम होते हैं, और इसकी जो यूनिट मैंने बताई थी आपको, क्या बताई थी कि यहाँ पे ये मीटर 4 होती है और यहाँ पे इसकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है, पर नहीं किलोग्राम मीटर स्क्वायर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, एक समान पट्टी का गुरुत्व केंद्र कहाँ पे स्थित होगा? यानी कि अगर आपकी कोई भी एक समान पट्टी है, यानी कि उसकी जो आपका होमोजीनियस सेक्शन है, कोई एक ही तरीका, एक ही पदार्थ का बना हुआ है, तो उसका जो गुरुत्व केंद्र होगा, उसका एरिया जो, उसका मास जो है वो कहाँ काम कर रहा होगा? तो बेटा वो कहाँ पे काम कर रहा होगा? इसके अक्ष के मध्य बिंदु पे काम कर रहा होगा। द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्शन, इस एक्सिस यानी कि इसकी अक्ष के मध्य बिंदु पर इसका एरिया काम कर रहा होगा। और ये डी है तो ये t/2 होगा, ये d/2 होगा, और इसका जो मध्य बिंदु होगा वो यहाँ पे t/2 पे कार्य कर रहा होगा, इसके अक्ष के मध्य बिंदु पे कार्य कर रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गुरुत्व केंद्र के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताई दी हैं कि गुरुत्व केंद्र जो है होता क्या है। गुरुत्व केंद्र जो है वो ऐसा बिंदु है जहाँ पे उसका पूरा एरिया कार्य करता हुआ माना जा सके, या सारा फोर्स जो है वो कार्य करते हुए माने जा सके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, एक बिंदु जिस पर एक पिंड का संपूर्ण भार को संकेंद्रित माना जाता है उसे क्या कहते हैं? यही आ गया गुरुत्व केंद्र की डेफिनेशन है। ए पॉइंट एट विच एंटायर वेट ऑफ अ बॉडी इज अज्यूम्ड टू द कंसंट्रेट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, या ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, या वन ऑफ द अबव होता है, या फिर नन ऑफ द अबव होता है। तो देखो बेटा, अगर संपूर्ण भार के बारे में बात कर रहा है बेटा तो ये तो गुरुत्व केंद्र होगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर आपका वो होता है जहां पे उसका आपका एरिया आपका काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी माना जाएगा। एक बिंदु जिस पर एक पिंड का संपूर्ण भार संकेंद्रित माना जाता है तो आपका क्या हो जाएगा? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आपका कार्य करता हुआ माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये, तो बेटा आपने पढ़े हैं पहले भी। एक बल का आघूर्ण जो एक निकाय पर मोड़ प्रभाव का कारण बनता है उसे क्या बोलते हैं? एक बल का आघूर्ण जो एक निकाय पर मोड़ प्रभाव का कारण बनता है उसे क्या बोला जाता है? तो देखो बेटा, मोमेंट जो है आपका, यहाँ पे अब मैं मोमेंट के टाइप आपके लिख देता हूँ। मोमेंट के जो टाइप है बेटा वो 3 तरीके का मोमेंट होता है। मोमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि मोमेंट जो है वो क्या होता है कि बल के द्वारा किसी पिंड को घुमाने की टेंडेंसी जो है वो मोमेंट होती है। अब किस किस तरीके से इसको घुमाया जा सकता है? एक तो टर्निंग मोमेंट होता है, ठीक है, सिर्फ घुमाने की प्रवृत्ति है। एक बेंडिंग मूवमेंट है। एक एक वर्ड का मतलब समझते रहना। बेंडिंग का मतलब होता है नमन। थर्ड में यहां पे लिख देता हूं, ट्विस्टिंग, ठीक है, ट्विस्टिंग मूवमेंट। गब्बर पिक्चर जो है, गब्बर इज बैक, सारे बच्चों ने देखी होगी। वहां पे अक्षय कुमार जो है फिजिक्स के टीचर रहते हैं, और फिजिक्स के टीचर रहने के बाद वो टर्निंग मूवमेंट,
बेंडिंग मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट जो है बच्चों को समझा रहे होते हैं। तो टर्निंग मूवमेंट की चीज़ क्या है कि अगर किसी चीज़ को घुमाना चाह रहे हो आप तो टर्निंग मूवमेंट है। किसी चीज़ को अगर आप झुकाना चाह रहे हो नीचे की तरफ तो क्या है, बेंडिंग मूवमेंट है। और ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए अगर आप उसमें मोड़ प्रभाव, ऐंठन पैदा कर रहे हो तो ट्विस्टिंग मूवमेंट है। जैसे बेटा अपने टॉवल को आप लेते हो और टॉवल को पकड़ करके दोनों हाथों से निचोड़ते हो तो उसमें क्या होता है, ऐंठ पड़ जाते हैं तो वो ट्विस्ट हो जाती है। तो इसलिए उसको ट्विस्ट को आप टॉर्क भी बोलते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ ए फोर्स विच कॉज टर्निंग इफेक्ट ऑन ए बॉडी इज, ये क्या कहलाता है, मरोड़ कहलाता है, टॉर्क कहलाता है या ट्विस्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बल का आघूर्ण जो एक निकाय पर, ये भी एक मूवमेंट के पार्ट ही हैं बेटा, ये मूवमेंट के पार्ट हैं। टर्निंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट। टर्निंग मूवमेंट सिर्फ घुमाने का काम कर रहा है, झुकाने का काम कर रहा है यहाँ पे, और ये मोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है बेटा, चलिए तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें जो है हम और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ जो है, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी जेई क्लासेस मेरा टैब पे। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत अगर बेटा आती है तो वो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।